नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई विद्या गुरु ऑनलाइन के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि बहाने वही बनाते हैं जो अपनी सपने को शिद्दत से नहीं चाहते। जी हाँ, बहाने वही बनाते हैं जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते हैं। आप अपने सपनों को शिद्दत से चाहिए और बहाना बनाना बंद कीजिए और जुड़िए विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेज के साथ, जहाँ पर आपको मिलती है हर एक विषय के अलग अलग टीचर। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर मिलती है हर एक विषय के अलग अलग टीचर, क्योंकि अभी तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बना है जहाँ पर आपको हर एक विषय की अलग अलग टीचर मिलेंगे, वो भी 10th में। लेकिन यहाँ पर है, विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेज में है, क्योंकि इनका मोटो ही यही है, फंडा ही यही है कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा और बेहतर से बेहतर शिक्षा आपको दिया जाए। कि जब अलग अलग टीचर मिलेंगे तो टीचर को जानकारियाँ कलेक्ट करने में बहुत समय मिलता है और उनको और बेहतर करके आप लोगों के सामने बताते हैं, जिससे आपको आसानी होती है पढ़ने में भी और समझने में भी। तो ये सारी बातें हैं खासियत विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेज की। और यहाँ पर 10th का जो है आगाज बैच भी लॉन्च हो चुका है। जी हाँ साथियों, 10th का आगाज बैच भी लॉन्च हो चुका है, क्योंकि 2026-27 में जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए 10th का आगाज बैच भी लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, ऑल नोट, पैनल, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है यहाँ पर आपको विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेज के साथ, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ जो मिल रही है वो आपकी शिक्षा को और अच्छी तरह से कर देगी। और यहाँ पर सारे विषयों की अलग अलग टीचर हैं, और हम तो हैं ही संस्कृत को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं, क्योंकि संस्कृत को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। यदि आप मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है चैनल पे, आप देखिए किस प्रकार हम संस्कृत पढ़ाते हैं। कोई भी त्रुटि यदि आपको नजर में आती है तो हमको कमेंट करिए, और यदि नहीं आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और आप यदि शेयर किसी अपने सगे संबंधी को करते हैं जो 10th का एग्ज़ाम देंगे अगले साल, तो उनको भी पढ़ने में आसानी होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी उनका आएगा, परिणाम भी आएगा। तो इसलिए किसी के भविष्य में आप साथ बनिए, इसलिए वीडियो को अपने सगे संबंधी के पास शेयर जरूर कीजिए। तो आज का जो विषय वस्तु है वो है पाटलिपुत्र वैभवम। आप आज का जो पाठ है वो है पाटलिपुत्र वैभवम। हमने 2-4 वीडियो में पहले मंगलम पाठ की सारी बातें करवा दिए हैं, और आज हम लेकर आए हैं पाटलिपुत्र वैभवम। जी हाँ साथियों, पाटलिपुत्र वैभवम कहने का मतलब हुआ कि पटना का वैभव। क्या वैभव? तो पटना का वैभव। और यह द्वितीय पाठ है। कौन सा पाठ है? द्वितीय पाठ, मतलब दूसरा पाठ है। संस्कृत का जो बुक है 10th का, उसका दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। और यह बोर्ड्स एग्जाम में 2027 में इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम आपको बताएंगे क्लास के दौरान। और ये हुए आपके सागर सर, जो आपके गैदर रहेंगे पूरे संस्कृत में, 10th के पूरे संस्कृत में आपके गैदर यही रहेंगे, क्योंकि हम हुए। तो चलिए बिना समय की देरी किए हम बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो पहला क्या है? पटना का इतिहास। पटना का इतिहास यह जो है पाठ से थोड़ा हटके, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? पाटलिपुत्र वैभव, मतलब पटना का वैभव, पटना के बारे में। तो ये तो जानना लाजमी है, जरूरत है कि पटना आखिरकार कब से प्रचलित हुआ, पटना नाम क्यों पाटलिपुत्र का पड़ा, और पटना इतने समय से ही क्यों जाने जाते हैं। ये सारी खासियत जो पटना के बारे में है, वो सारी बात को तो जानना जरूरी ही है। तो इसीलिए हमने पाठ से थोड़ा हट के भी कुछ कुछ बातें कलेक्ट किए हैं जो आपके लिए जरूरी भी है। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है वो पटना कब से है। क्या है? पटना कब से है।
तो यह है लगभग 490 ईस्वी पूर्व। पटना कब से है? तो यह है 490 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तभी से ईस्वी की शुरुआत हुई, तभी से ईस्वी की गणना की जाने लगी। और उससे पहले जो थी उनको ईस्वी पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी के आने से पहले। तो लगभग 490 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने यहाँ एक किले और नगर की स्थापना की। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कब? 490 ईस्वी पूर्व। 490 ईस्वी में जब अजातशत्रु ने यहाँ एक किला बनाया तब सभी लोग जानने लगे कि पटना भी एक नगर है, क्योंकि अजातशत्रु जो थे उस समय के महान शासक हुआ करते थे। अजातशत्रु का लगभग पूरे भारतवर्ष पर शासन था। तो ये लाजमी है कि यदि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति, पूरे भारतवर्ष के श्रेष्ठ व्यक्ति यदि पाटलिपुत्र में रह रहे हैं किला बनाकर, तो वहाँ पर देश विदेश के लोग आएंगे उनसे भेंट करने, कुछ कुछ बातें करने। जिस प्रकार अभी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री रहते हैं तो यहाँ से देश विदेश के लोग आते हैं कुछ कुछ बातें, कुछ मुद्दों को लेकर। उसी प्रकार जब अजातशत्रु ने पटना में किला बनाया तो वहाँ पर देश विदेश के लोग आने लगे, और जिससे क्या हुआ? पटना का नाम उजागर हुआ, सामने आया। और उसी वजह से वहाँ पर एक नगर की स्थापना भी की गई थी। और उस समय इस नगर को पाटलिपुत्र कहा जाता था। जब अजातशत्रु ने यहाँ पर एक किला बनाया तब पटना को क्या कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र कहा जाता था। उसके बाद में यह मौर्य वंश और गुप्त वंश साम्राज्य की राजधानी बनी। क्योंकि मौर्य वंश और गुप्त वंश, ये दोनों जो वंश के साम्राज्य थे उनका यह राजधानी बना। कौन? पाटलिपुत्र। क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सौंदर्यता और शिक्षा, ये तीनों जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होती है किसी नगर की, इनमें सबसे श्रेष्ठ था पाटलिपुत्र, सबसे श्रेष्ठ था। पाटलिपुत्र में रक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छी थी, क्योंकि उनके साइड उत्तरी भाग से गंगा नदी बहती थी, जिससे किसी शत्रु को आक्रमण करने में भी क्या होती है? कठिनाई होती है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर अनेक विश्वविद्यालय थी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर बहुत सारे ऋषिगण, संस्कृत के जो पिता जो कहे जाते हैं पाणिनि, महर्षि पाणिनि, उन्होंने भी पटना में ही संस्कृत की पढ़ाई की। कौन? तो संस्कृत के जो फादर हैं पाणिनि, महर्षि पाणिनि, वो भी पटना में ही पढ़े और संस्कृत के बारे में इतनी ख्याति प्राप्त की है। तो यह जो सारी बातें थी वो आपको क्या बताती है कि पटना का जो वैभव है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से और सुंदरता के दृष्टिकोण से काफी उच्च था। इसलिए सभी शासकों का यह प्रिय जगह बन गया और उन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली? पाटलिपुत्र। और एक बात, पाटलिपुत्र जो था वो उद्योग की दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा था, क्योंकि फिटकिरी, जिनको कि पोटास आलम कहा जाता था, उनके उद्योग में, फिटकिरी के उद्योग में पटना जो था सबसे आगे था। फिटकिरी का उद्योग पटना में काफी अच्छा होता था, इसलिए पटना उद्योग की दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा था। इसलिए सारे जो शासक थे उन्होंने पटना को क्या बनाना चाहा? तो अपना राजधानी बनाना चाहा, क्योंकि उनको यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। उनके बाद महान सम्राट अशोक ने भी यहाँ से शासन किया। ये बहुत बड़ी बात है, महान सम्राट अशोक। यह साथियों, भले ही आज सम्राट अशोक को बहुत ही कम लोग जानने वाले हैं, लेकिन जो लोग इनको जानते हैं उनके मन में इनके प्रति जो श्रेष्ठता है वो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तलवार की गर्जना पूरे दुनिया को हिलाकर रख देती थी। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने युद्ध शक्ति के बल पर बहुत सारे युद्ध जीते। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जो थे वो अपने जीवन के दौरान कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। जी हाँ साथियों, कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। इन्होंने जितना युद्ध किया उसमें सारे युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त किया। सारे युद्धों में क्या किया? विजय प्राप्त किया। और कोई भी ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें यह पराजित हुआ हो। कोई भी युद्ध में इन्होंने पराजय नहीं किया, बल्कि सारे युद्ध इन्होंने विजय किए।
और इसी का दिया हुआ है अपना एक अशोक चक्र, और चिन्ह जो है वो भी इसी का दिया हुआ है। तिरंगा में जो वो चक्र लगा होता है जिसमें 24 को लाइन होती है, वो भी इन्हीं का दिया हुआ अशोक का ही, इसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। ऐसे ये महान शासक थे जिनको कि हालांकि आप बहुत कम लोग इनको जानने वाले हैं, लेकिन जो लोग इनको जानते हैं उनके मन में इनके प्रति एक अलग ही श्रद्धा है। ये जब एक ऐसा युद्ध आए जिसमें इन्होंने इनके सामने बहुत सारी, जब ये एक राज्य को जीतने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ की जो बहुत सारी कन्याएं थी वो इनके सामने आ गई कि तुम ये इस राज्य को जीतना चाहते हो तो पहले हमको मारना पड़ेगा। बहुत कन्याएं थी, स्त्रियां थी, इनके सामने आ गई तलवार लेकर, तो इनका मन डगमगा गया और तभी उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया। तब लगभग इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर इसका शासन था, तब इन्होंने अपना क्या किया, शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए। बौद्ध धर्म अपना लिए, फिर भी जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए फिर भी किसी शासक में, पूरे भारत में किसी भी शासक, लगभग पूरे विश्व में किसी भी शासक को इतना हिम्मत नहीं था कि जो सम्राट अशोक पे हमला कर दे, बल्कि इन्होंने सारे शस्त्र त्याग दिए थे, फिर भी किसी का हिम्मत नहीं था कि इन पर हमला कर दे। ऐसा था अशोक का वर्चस्व। प्राचीन इतिहास, पटना का जो प्राचीन इतिहास है उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये तो बात आप लोग सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में पटना को क्या कहा जाता था, तो पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य की राजधानी है। किनकी? मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य की राजधानी है। कौन? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य की राजधानी है। रहा, यहाँ से महान सम्राट अशोक ने शासन किया। ये तो पिछली बात हम पढ़े हैं कि यहाँ से महान सम्राट अशोक ने भी शासन किया और यह मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी रही है। आगे है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मतलब उनकी जो संरचनाएं थी वो कैसी थी। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित था। क्या था? गंगा नदी के किनारे स्थित था, जिनसे काफी सुरक्षा भी मिलती थी, क्योंकि गंगा नदी उस समय बहुत विशाल हुआ करता था। इनको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था, जिनसे पार करके कोई भी शासक में इतना हिम्मत नहीं था कि वह पाटलिपुत्र पर आक्रमण करे। सिकंदर जिन्होंने 28 साल की उम्र में पूरा विश्व जीत लिया था, उनको भी इतना हिम्मत नहीं था कि इस गंगा नदी को पार करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया जाए। और इसी गंगा नदी को पार करते करते उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऐसा था पटना। भौगोलिक स्थिति में वह क्या था? गंगा नदी के तट पर था। और यह शहर उत्तर भारत के महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्रों में से एक है। उत्तर भारत, एक उत्तर भारत हुए जहां पर आपको पाटलिपुत्र मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे, उत्तर भारत में आते हैं। और दक्षिणी भारत जो है उसमें आपको तमिलनाडु, तेलंगाना, चेन्नई जैसे आपको मिलेंगे दक्षिण भारत में। और पूर्वी भारत जो हुए वहाँ पर आपको म्यांमार, और पश्चिमी में आपको राजस्थान जैसे राज्य मिलेंगे। वो आपको ज्योग्राफी वाले सर आपको बताएंगे। लेकिन उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में जिसमें कि पाटलिपुत्र आते हैं, उसमें विशेष स्थान है पाटलिपुत्र का, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक और परिवहन केंद्र है पाटलिपुत्र। व्यापारिक के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। मैंने आपको अभी बताया है कि फिटकिरी के उद्योग में, किनके उद्योग में? फिटकिरी के उद्योग में, जिसे पोटास आलम भी कहा जाता है, उसके उद्योग में पाटलिपुत्र क्या है? सबसे आगे था। पाटलिपुत्र क्या था? सबसे आगे था फिटकिरी को के उद्योग में। यहाँ से पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता था फिटकिरी, इसलिए यह व्यापारिक दृष्टि से भी क्या था? व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान था। कौन? तो पटना। आगे है शिक्षा का केंद्र। ये तो कहने की बात नहीं है कि
पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने समय से लेकर अब तक, प्राचीन समय से लेकर आज तक भी पाटलिपुत्र क्या रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है। यदि बिहार के किसी भी व्यक्ति को, पाटलिपुत्र को, बिहार के किसी भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है जो पटना को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागरूक है, शिक्षा पाना चाहते हैं, उनके लिए आज भी पाटलिपुत्र यानी पटना उतना ही मायने रखता है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज सुविधाएं हैं जो यहाँ पर मिलती है। पाटलिपुत्र जो है वो प्राचीन समय से लेकर अब तक भी शिक्षा का केंद्र रहा है। यह प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय है यहाँ, मतलब यहाँ पर प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जो भारत की पुरानी विश्वविद्यालयों में से एक है। यह भारत की पुरानी विश्वविद्यालयों में से एक है। पटना में कोई कॉलेज और शैक्षणिक संस्था है, कई कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान है। जिस समय में पूरे विश्व में कलम पकड़ने के लिए सिखाया जाता था, उस समय में भारत क्या था, विश्व गुरु था। जिस समय में पूरे विश्व को कलम पकड़ने के लिए सिखाया जाता था, उस समय में भारत विश्व गुरु था। और उस समय में ही पटना में इतना विशाल विश्वविद्यालय था, इतना प्रसिद्ध था, जहाँ पर अनेक ऋषि आए, पढ़े और अपनी ख्याति को प्राप्त किए। और आज भी प्राचीन समय से लेकर आज भी यहाँ पर इतनी सारी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और कोचिंग वगैरह भी है, जो कि आपकी शिक्षा को बेहतर बनाने में बहुत आपकी सहायता करती है। ये पटना आज भी इतना ही प्रिय है। धार्मिक महत्व, पटना का धार्मिक महत्व क्या है? तो पटना सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ तख्त श्री पटना साहिब स्थित है। क्या है? तख्त श्री पटना साहिब यहाँ पर स्थित है, जिसे गुरुद्वारा भी कहा जाता है। यह किस इनके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के जो 5वें गुरु है वो है गुरु नानक जी, जिनका की एक कविता भी आपको हिंदी में 10th के हिंदी में मिलेगा। वहीं पे आपको बताया जाएगा कि सिख धर्म के पहले गुरु नानक हुए, और 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें और आखिरी गुरु थे। उन्हीं का जन्म स्थल क्या है? तो वह पटना है। आगे है, यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। जैसा कि मैंने बताया, यह किनका जन्म स्थल है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इतना महत्वपूर्ण रखता है, प्रसिद्ध स्थान। ये कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थान को बताएं। प्रसिद्ध स्थान या फिर दर्शनीय स्थान भी आप इसे बोल सकते हैं। कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध स्थान या फिर दर्शनीय स्थान का वर्णन करें। तो यदि आप उसमें ये 3 चीज लिख देते हैं, 3 चीज, गोलघर, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम, तो पर भी आपको मार्क मिल जाएंगे। और जितने भी चीज़ है, जैसे चिड़ियाघर है, तारामंडल है, जैविकोद्यान है, वो सारे चीज़ भी पटना में स्थित है। लेकिन ये जो 3 चीज़ है यह महत्वपूर्ण है, जो कि पटना को एक अलग नाम देती है, एक अलग पहचान देती है। गोलघर आज के दौर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे जो गोलघर को नहीं जानते होंगे। गोलघर को ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो गोलघर को नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह जो है यह एक असीम कला से बनाया गया घर है, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और वाकई में भी काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि जब गोलघर का निर्माण हुआ था, यह किसी रहने के लिए नहीं हुआ था, किसी के रहने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह बनाया गया था अनाज रखने के लिए। किनको? अनाज रखने के लिए यह बनाया गया था, इनका निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि यह जो पेड़ है, यह कितना विशाल पेड़ है और यह कितना छोटा लग रहा है गोलघर के सामने। यह कितना विशाल होगा। ये है गोलघर और ये है पेड़, कितना छोटा लग रहा है। इतना बड़ा घर बनाया गया किनके लिए? तो अनाज रखने के लिए।
यह तो लाजमी है कि उस समय में अनाज भी यानी उपजाऊ भी बहुत काफ़ी अच्छा होता रहे होगा, इसलिए इतना बड़ा घर बनाया गया अनाज रखने के लिए। तो ये सारे दृष्टिकोण थे जो कि पटना को एक अलग नाम देती है और एक अलग पहचान भी देती है। और ये है पटना का म्यूजियम और ये है बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम। क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है इसलिए यहाँ पर पटना म्यूजियम भी है और बिहार म्यूजियम भी है। यहाँ पर आपको प्राचीन अवशेष जो कि मौर्यकालीन अवशेष हैं, जैसे सम्राट अशोक के कुछ कुछ अवशेष मिलते हैं और मौर्य वंश के कुछ कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उनका अवशेष भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपको पटना म्यूजियम में देखने को मिलेगा। आगे है पाठ परिचय। क्या है पाठ परिचय? जो कि आपके संस्कृत की किताब में जो ऊपर में अंडरलाइन करके लिखा हुआ होता है वो है यहाँ पर पाठ परिचय। इसमें आप पाठ में जो सारी बातें पढ़ेंगे वो यहाँ पर संस्कृत के माध्यम से दिया हुआ रहता है। इसमें तो पाठ परिचय में अभी तक हमने जितने सारी बात किए वो पाठ से थोड़ा हट के था, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी भी था कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उनके गहराई में आप जब तक जाते नहीं तो वो शिक्षा आपके लिए अधूरा रह जाता है, वो टॉपिक अधूरा रह जाता है। फिर से आपको कहीं ना कहीं आपको पटना के बारे में पूछा जाएगा, या फिर 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होगा आपको पटना के बारे में। इसलिए आपको यहीं पर बातें बता दी गई, ज़्यादा लंबा भी नहीं था बल्कि शॉर्ट्स में था, और आपको ये वीडियो देखने के दौरान भी याद हो जाएगा। तो यह पढ़ना जरूरी था। और अब आए हैं हम पाठ में। यहाँ पर पाठ परिचय हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं कि पाठ क्या कहता है, पाठ में किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो बिना देरी किए आप लोग भी ये सारे अपने सगे संबंधी और 10th के जो एग्ज़ाम देंगे अगले साल 2027 में उनको भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। किसी भी चीज़ का लाभ अकेले अकेले उठाना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप अपने सगे संबंधी को भी बता दे कि तुम भी इस विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज पे जुड़ो और यहाँ पर अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से निभाओ। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिनको जितना सरल से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा लगता है, और जितना सुचारू रूप से पढ़ेंगे। तो क्रमबद्ध ज्ञान, साइंस का जब आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान मतलब लगातार वाली ज्ञान। आपको यहाँ पर लगातार जो ज्ञान हम दे रहे हैं उनको यदि आप सीरियली वाइज जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि चैनल का मोटो यही है, लक्ष्य यही है कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। इसी के दौरान ये जितनी सारी क्रियाकलाप पे आपको देखने को मिल रही है तो जितने सरल से आपको हम बता रहे हैं वो इन्हीं बातों के लिए है। तो अब है पाठ परिचय। क्या है पाठ परिचय? यानी कि पाठ के बारे में, पाठ इंट्रोडक्शन। क्या है? बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य का, अस्य का मतलब होता है क्या? क्या होता है? का। जब भी आप संस्कृत के किसी शब्द में अस्य लगा रहेगा, क्या? अस्य, तो इसका मीनिंग होता है का। क्या होता है? का। तो क्या हुआ? बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु, मतलब सभी कालों में महत्व को धारण किया है। क्या क्या है? महत्व को धारण किया है, महत्व को रखा है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत, मतलब बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया है। क्योंकि हमने पिछली जो कुछ बातें थी उसमें भी जाना है कि पाटलिपुत्र प्राचीन समय से लेकर अब तक जो भी चीज लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की जो भी बातें रही है उनमें सबसे आगे पाटलिपुत्र रहा है। सारे चीज, सारे सुख सुविधा यहाँ पर मिली है। एक तो शिक्षा का भी केंद्र है, सुरक्षा का भी केंद्र है, और देखने में भी काफी अच्छा है।
तो यहाँ की जो सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। सुंदरता चीज़ ही एक ऐसी होती है जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। ये चीज़ तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि सुंदरता चीज़ कैसी होती है कि आप लोग को भी आकर्षित कर लेता है। सुंदरता में यह गुण होता है कि वो किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकता है। आगे है अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वे वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास, सार्ध सहस्र द्वे वर्ष परिमितः वर्तते मतलब 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का इतिहास। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का इतिहास मतलब पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष का मतलब हुआ 2500 वर्ष पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। आगे है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षकम। अत्र यह जो है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र जैसे विशेष क्षेत्रों में जो है ध्यान को आकर्षित करता है। कौन? तो पाटलिपुत्र। आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या उद्योग क्षेत्र में हो या फिर और भी कई क्षेत्र हो, या फिर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और भी कोई अन्य क्षेत्र यदि होता है तो उसमें भी पाटलिपुत्र सबसे आगे है। धार्मिक क्षेत्र में तो आगे है ही, क्योंकि यहाँ पर सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और राजनीतिक क्षेत्र क्योंकि यह पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, इसलिए यह क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं। उसके बाद उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में भी सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पर फिटकिरी जिसे पोटास आलम कहते हैं उनका उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वो पाटलिपुत्र में होता है, इसलिए यह क्या है, सबसे आगे है। और भी कोई विशेष ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे हो गए सुंदरता के क्षेत्र में, इसमें भी क्या है, बहुत आगे है पाटलिपुत्र। आगे है वैदेशिका यात्री न, वैदेशिका मतलब विदेशी यात्री, वैदेशिका यात्री न मतलब विदेशी यात्री, मेगास्तनीज फाह्यान वेन्सांग इति श्रृंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरणस्य ग्रंथेषु चक्रु। क्या कहने का मतलब हुआ कि विदेशी यात्री मेगास्तनीज फाह्यान वेन्सांग इति श्रृंग प्रभृत्य मतलब और पाटलिपुत्र वर्णन, पाटलिपुत्र का अस्य मतलब का मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन स्वस्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में चक्रु मतलब किया। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर विदेशी यात्री जितने भी थे, वेन्सांग फाह्यान मेगास्तनीज इति श्रृंग, ये जितने भी विदेशी यात्री थे उन्होंने यहाँ की शोभा को देखा, रक्षा व्यवस्था को देखा और भी कई ऐसे चीजें थी जिन्होंने इनको यहाँ पर देखा और इनका वर्णन अपने ग्रंथों में करने के लिए क्या हो गया, विवश हो गया। क्या हो गया? विवश हो गया। अरे ऐसा चीज तो हमने अपने जीवन के दौरान, प्रवास के दौरान, क्योंकि यह विदेशी यात्री थे तो इनका घूमना देश विदेशों में होता था, इन्होंने ऐसा शोभा, रक्षा व्यवस्था और यहाँ की जो जितनी भी व्यवस्था थी वो वैसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं देखी थी। कौन? तो ये सब जितने यात्री थे, तो जब इन्होंने यहाँ पर ये सारी व्यवस्था को देखा तो इनको लगा कि क्यों ना इन सारी व्यवस्था को लिखा जाए, इसमें अपने ग्रंथों में। क्योंकि जब यह घूमते रहते थे तो दुनिया भर की कला को, संस्कृति को, रहन सहन को ये अपने किताबों में व्यक्त करते थे ताकि दुनिया को भी पता चल सके कि देश विदेश में लोग कैसे हैं। तो जब इन्होंने पटना आया तो यहाँ की जो व्यवस्था थी इनको काफी अच्छी लगी। क्या लगी? काफी अच्छी लगी। तो इसने अपने ग्रंथों में लिखा, पाठ्येऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवमस्य सामान्य परिचय वर्तते। कहा जाता है कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव के बारे में समान परिचय मतलब कुछ बातें इसमें कही गई है, क्योंकि पटना के बारे में ही विशेषता है। और क्या क्या
इन यात्रियों ने पटना के बारे में लिखा है वो बातें हम किस में पढ़ेंगे, तो पाठ में पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज ने अपने बारे में क्या लिखा है, फाहियान ने क्या लिखा है, ये सारी बातें आपको पाठ में मिलेगा। क्या सब बातें इन्होंने पटना आने के बाद कॉमन किया कि ये बातें दुनिया में कहीं नहीं है, बस पटना में ही है। वो सारी बातें इन्होंने अपने किताबों में लिखा। आगे का जो है, आज हमने आप लोगों को पढ़ाया कि पटना कब से है। तो पटना 490 ईस्वी पूर्व से है। अजातशत्रु ने जब यहाँ पर किला बनाया तब इस पटना का नाम उजागर हुआ। और पटना जो है वह प्राचीन समय से ही महत्व को धारण किया है। और पटना नाम जब अजातशत्रु ने यहाँ पर किला बनाया तो तब पटना को क्या कहा जाता था, तो पाटलिपुत्र कहा जाता था। और यहाँ पर मौर्य काल के मौर्य वंशज का क्या था, राजधानी था। गुप्त वंश का भी राजधानी। तो सम्राट अशोक ने भी यहाँ से ही क्या कहते अपना शासन किए। और यह धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में सबसे आगे है। और इनका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष क्या है पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। पटना को जब से जाना जाता है तो कितने वर्ष से, 25 वर्ष पुराना से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आज खत्म होती है। पाठ परिचय जो हमने आपको पाठ के बारे में बताया, तो आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास की ओर। तब तक आप अपने सगे संबंधी को भी शेयर कर दीजिए कि यह जो क्लास है आप लोग भी परचेज करो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। बस आप जुड़िए और मजा लीजिए क्लास का। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।